Hello everyone, welcome in our video. In this video, we are going to revise chapter Cell, the unit of life. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल है क्या। सेल क्यों हमने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया था, यानी कि कोई भी लिविंग थिंग है, कोई भी जीवित वस्तु है, उसका स्ट्रक्चर भी जो है सेल फॉर्म करती हैं और उसके अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं उन सबको सेल परफॉर्म करती हैं और उसका स्ट्रक्चर भी फॉर्म करती है। तो सेल के बारे में डिस्कस करने से पहले लेट्स डिस्कस अबाउट सम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइटोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटोलॉजी हियर? द मीनिंग ऑफ वर्ड साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल्स। जब हम सेल्स की स्टडी करते हैं उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। तो अगर हमने लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करना हो, हमें बताना हो ये चीज़ लिविंग है और ये चीज़ नॉन लिविंग है, उसका जो बेसिस होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ सेल। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर अगर सेल प्रेजेंट होगी तो हम उसको लिविंग बोलेंगे। वहीं पे अगर किसी के अंदर सेल प्रेजेंट नहीं होगी तो हम उसको नॉन लिविंग बोलेंगे। सो सेल, प्रेजेंस ऑफ सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हर एक ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड होता है सेल से। उसके अंदर एक सेल होती है जिसको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। अदर्स बहुत सबके ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के पास मोर देन वन सेल होती है जिसको हम मल्टी सेलुलर बॉडी बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से कैपेबल हैं कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। अपने जीवन के जितने भी असेंशियल, जितने भी ज़रूरी फंक्शंस हैं वो एक सेल अकेली परफॉर्म कर लेती हैं। एनीथिंग लेस देन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोई भी चीज़ है जो कि सेल के स्ट्रक्चर से कम है वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं रह सकती, इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकती, जिसका एग्जाम्पल है वायरस। अगर हम बात करते हैं वायरस की, वायरस भी एक सेल से बना हुआ है लेकिन वो एक सेल से भी कम है, यानी कि वो एक परफेक्ट सेल का नहीं बना हुआ, इसलिए वो एक इंडिपेंडेंट अपना जीवन व्यापन नहीं कर सकता। अगर वो किसी होस्ट, यानी कि अगर हम बात करें हमें कोई वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, किसी भी होस्ट की बॉडी से बाहर वो नॉन लिविंग की तरह रहता है। वहीं जब वो होस्ट के अंदर बढ़ जाता है, होस्ट की बॉडी के अंदर चला जाता है, तो वो जाने के बाद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लग जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं जो सेल है इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्कवरी। जो सेल की डिस्कवरी थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है, इसके बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ा था। इन ईयर 1665 ही डिस्कवर दिस सेल। ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्पानिक्स ऑक ट्री के कोर्क ली, पेड़ की छाल ली, उसको अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे कुछ स्ट्रक्चर मिले, जिसको उन्होंने बोल दिया सेल। तो इन्होंने फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया था। अगर हम जनरली बोले, अगर हम स्पेसिफिकली बोले तो उन्होंने एक डेड सेल को डिस्कवर किया था। इन्होंने ही अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में टर्म सेलुला दिया था। उसके बाद आए थे एंटोन वोन लीवनहुक। एंटोन वोन लुहनहुक ने पहली लाइव सेल, जीवित सेल को देखा था और उसको डिस्क्राइब किया था। क्या क्या उन्होंने डिस्क्राइब किया? उन्होंने बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोआ, आरबीसी और स्पम, इन सबको डिस्कवर किया था। अब कुछ साइंटिस्ट ने सेल्स, उसके बाद आता है रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस को इन 1831 डिस्कवर किया था। इसके बारे में हम डिटेल में अपने न्यूक्लियस वाले सब टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर मैं बात करता हूँ सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी का मीनिंग क्या है? कुछ साइंटिस्ट ने सेल के ऊपर स्टडी की और सेल के बारे में कुछ थ्योरीज दी, कुछ अपने पॉइंट्स दिए। वो दिए मैथियस स्लीडन एंड थ्योडोर स्वान ने। जो मैथियस स्लीडन थे वो जर्मन बोटानिस्ट थे, उन्होंने 1838 में सेल थ्योरी दी थी। वहीं पे जो थ्योडोर स्वान थे वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1839 में अपनी थ्योरी दी थी। मैथियस स्लीडन ने क्या कहा था कि जो प्लांट की बॉडीज़ हैं वो अलग अलग टाइप की सेल से मिलकर बनी हुई हैं जो कि टिश्यू फॉर्म करते हैं। जर्म सिंपल सी बात है, अगर वो एक बोटानिस्ट थे तो उन्होंने बोटनी की बात की होगी, प्लांट की बात ही की होगी।
वहीं पे जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे उन्होंने 1839 में कहा कि जो एनिमल सेल है उसके बाहर एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। वहीं पे इन्होंने जब कुछ जो सेल वॉल के बारे में पढ़ा तो उन्होंने ये डिस्कवर किया। तो जब उसने सेल वॉल के बारे में देखा तो उसने ये पाया कि जो सेल वॉल है वो एक यूनिक करेक्टर है प्लांट का, यानी कि जो सेल है वॉल है वो प्लांट के अंदर पाई जाती है। बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट। जो प्लांट और एनिमल की बॉडी है वो सेल की और सेल से बने हुए प्रोडक्ट की बनी हुई है। लेकिन इस सेल थ्योरी ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे नई सेल बनती है, हाउ न्यू सेल्स आर अराइज। इसके रिलेटेड हमारा नया साइंटिस्ट आता है, इसका नाम रूडोल्फ वर्चाउ, जिन्होंने 1855 में हमें ये कहा कि सेल कैसे ओरिजिनेट होती है। इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इससे इनका मतलब क्या था कि जो न्यू एग्जिस्टिंग सेल है वो अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इन्होंने जो थ्योरी दी थी स्लीडन और स्वान की उसको मॉडिफाई किया और एक फाइनल शेप दी सेल थ्योरी की। यहाँ तक समझ में आ गया सेल क्या है, सेल की थ्योरी किसने दी और कैसे नई सेल अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अब हम एक ओवरव्यू लेते हैं सेल का, हम एक प्रोकारियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो प्रोकारियोटिक और यूकैरियोटिक को हमने किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया है। जो प्रो यानी कि प्रिमिटिव, कार्डियो मीन्स न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा यानी कि जिसके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होंगी। जो मेम्ब्रेन बाउंड जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो हमारा डीएनए है। इसमें जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में नेक्ट पड़ा हुआ होता है। इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती, वही यूकैरियोटिक सेल के पास होती हैं। राइबोसोम जो है एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो ये दोनों सेल के अंदर पाया जाता है। साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जो कि सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, दोनों के अंदर पाई जाती हैं। जो मेन एरेना है सेलुलर एक्टिविटीज़ का, यानी कि ऐसा जगह है जहाँ पर सारी की सारी एक्टिविटीज़, सारी के सारे रिएक्शंस परफॉर्म की जाती हैं, तो वो है हमारा प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप सेल इन लिविंग स्टेट, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कुछ टूटता है कुछ बनता है, सब द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस। इट कैन बी एनाबॉलिक और इट कैन बी कैटाबॉलिक, इट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो जो मेटाबॉलिज्म में जो रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर वो होती है साइटोप्लाज्म में, ताकि हमारी बॉडी को वो लिविंग रख सके। प्लांट सेल की बात करें और अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो प्लांट सेल का जो एग्जाम्पल है वो अनियन पील है। वही भी जो एनिमल सेल का एग्जाम्पल है वो ह्यूमन चीक सेल, जो इसकी बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको डीलिमिटिंग बाउंड्री कहा गया क्योंकि जो यहाँ से सेल खत्म हो जाती हैं। जो एनिमल सेल है इसके पास सेंट्रोजोम होता है जो कि हमारे सेल डिवीजन में हेल्पफुल है, जो कि इसके अंदर 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती और ये सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है। अब मैंने कहा था कि जो सेल थ्योरी उसको फाइनल शिप रूडोल्फ वर्चाउ ने 1855 में दी थी। तो जो एट प्रेजेंट जो है सेल थ्योरी वो क्या कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल और सेल्स के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। हम सबके अंदर सेल है और उसके ही प्रोडक्ट यानी कि जो टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, वो हमारे अंदर होते हैं। जो नई सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से उत्पन्न होती है, यानी कि जो सेल पहले से हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उससे ही नई सेल बनती है। जो सेल्स है वो साइज में, शेप में, फंक्शन में वैरी करती है। जैसे अगर हम साइज की बात करें तो जो माइकोप्लाज्मा है या पीपीएलओ है उसको हम मानते हैं सबसे छोटी लिविंग सेल, जो 0.3 माइक्रोमीटर की या 0.1 माइक्रोमीटर की है। वहीं पे जो बैक्टीरिया है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर का है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो 1 से 2 माइक्रोमीटर। जो ह्यूमन आरबीसी है इसका डायमीटर 5 माइक्रोमीटर है। जो नर्व सेल है एक बहुत लंबी सेल है, इसको बोला गया सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। जो ओस्ट्रिच सेल है, ओस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का अंडा है जो फीमेल ओवम है, वो इस दुनिया की लार्जेस्ट सेल है। जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है वो 10 से 12 माइक्रोमीटर की पाई जाती है। जो वायरस है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, वो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर का पाया जाता है। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ सेल्स।
सेल की शेप्स भी अलग अलग होती हैं। कैसे? इट वेरी ग्रेटली, ये बहुत अच्छी तरह भिन्नता दिखाती हैं। इसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो सेल क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। यानी कि अगर वो आरबीसी है तो वो राउंड बाइकॉनकेव होगी, अगर वो डब्ल्यूबीसी है तो वो अमीबॉइड होगी, अगर वो कोल्यूमनार एपिथेलियम है तो वो लॉन्ग एंड नैरो होगी, अगर वो नर्व सेल है तो वो लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होगी, अगर वो ट्रैकीड है तो वो इलोंगेटेड होगी, वहीं पे अगर वो मेसोफिल सेल है तो वो गोल और अंडाकार होगी। जो साइज है, जो शेप है सेल की, वो डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कोलुमनार, क्यूबोइडल, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर यानी कि अमीबॉइड जैसी शेप की भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? वही प्रिमिटिव न्यूक्लियस इसके अंदर होगा। इसके अंदर जो है बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेक्ड पड़ा होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा एंड दी पीपीएलओ। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो साइज में छोटी होती है देन यूकैरियोटिक, तो ये इजिली मल्टीप्लाई कर जाती है एंड दे ऑल्सो वेरी इन शेप एंड साइजेस। तो बैक्टीरिया की हमारे पास 4 शेप होती है। बैसिलस जो कि रोड शेप है, कोकस जो कि स्पाइरिकल शेप है, विब्रियो जो कि कोमा शेप है, स्पाइरलम जो कि स्पाइरल शेप है। जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोकैरियोटिक सेल का वो फंडामेंटल सिमिलर है बट वेरी इन शेप एंड साइज, यानी कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनलीज हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन वो शेप में और जो वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनमें डिफरेंस दिखाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है इसके बाहर पाया जाता है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर होती है सेल वॉल, उसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर वेसिकल्स के फॉर्म में इनवेजिनेट हो जाती हैं जो फॉर्म करती है मिजोसोम। यहाँ पर होता है प्लास्मिड, यहाँ पर होते हैं राइबोसोम्स, बाहर निकलते हैं फिम्ब्रिन, यहाँ पर होता है पॉलीराइबोसोम, यहाँ पर होते हैं पिलाई, यहाँ पर होते हैं इंक्लूजन बॉडीज, यहाँ पर होता है न्यूक्लियोइड और ये जो इसका ये होता है फ्लैजेला। तो वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट दिस ऑल ऑर्गेनेल्स इन डिटेल। तो मैंने ना बोला कि इसके अंदर प्लाज्मिड होता है जो मोस्टली हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट मिलता है। तो प्लाज्मिड क्या है? वैसे तो इनका जो न्यूक्लियोइड है जिसको हमने न्यूक्लियोइड बोला, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो इनका वो तो होता ही होता है। इसके अलावा एक और स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है जिसको हम आउटसाइड जीनोमिक डीएनए या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया, हर बैक्टीरिया में नहीं होता, कुछ में होता है, और जिनके अंदर भी होता है वो बैक्टीरिया को यूनिक एक अच्छा जो बाहर से दिखने वाला करेक्टर वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस या फिर नाइट्रोजन फिक्स करने की कैपेबिलिटी। इट हेल्प्स टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट विद फॉरेन डीएनए। इसका जो प्रॉपर जो यूज़ है वो हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी की बॉडी के अंदर अपना डिज़ायर्ड डीएनए अगर डालना होता है, इंजेक्ट करना होता है, तो हम उस केस में हेल्प लेते हैं प्लाज्मिड की। उस प्लाज्मिड के साथ हम अपना डिज़ायर्ड डीएनए जोड़ देते हैं और हम उस होस्ट के अंदर डाल के उसको जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड बना देते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की। मैंने कहा जो बाहर की आउटर कवरिंग है उसको हमने बोला ग्लाइकोकैलिक्स, यानी कि सेल वॉल से भी बाहर हमें ग्लाइकोकैलिक्स देखने को मिलती हैं। ये क्या है? ये पॉलीसैकेराइड शुगर है जो कि थिकनेस में और कंपोजिशन में वेरी करती है, यानी कि एक हमारा बैक्टीरिया है उसमें सेल वॉल है, उसके बाद होता है एक पॉलीसैकेराइड शुगर की एक लेयर से बनी हुई होती है ताकि वो जो है कुछ फंक्शन परफॉर्म कर सके। जो ये ग्लाइकोकैलिक्स है वो थिन भी हो सकती है, लूज भी हो सकती है, उसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर, और अगर वो थिक और टफ हमें देखने को मिलती है तो उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। जो ग्लाइकोकैलिक्स है इट प्रोवाइड स्टिकी करैक्टर टू बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को स्टिकी करैक्टर यानी कि चिपकने वाला करैक्टर जो प्रोवाइड करता है वो ग्लाइकोकैलिक्स ही होता है। तभी जो एक बैक्टीरिया है वो दूसरे बैक्टीरिया के साथ कंबाइन चिपक जाता है और एक कॉलोनी की फॉर्मेशन करता है। जो बैक्टीरिया है वो प्रोटेक्ट करता है, बैक्टीरिया जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है इनसाइड द होस्ट,
यानी कि बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बनाता है। ये सेल रिकॉग्निशन में हेल्पफुल होता है, यानी कि इसकी मदद से जो है हम पता लगा पाते हैं कि ये सेल हमारा बैक्टीरिया का है। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर होती है हमारे सेल। तो सेल वॉल क्या है? सेल वॉल हर एक प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाती हैं एक्सेप्ट द माइकोप्लाज्मा, जिसको हमने बोला था स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, जिसको हम बोलते हैं पीपीएलओ। जो सेल वॉल है, अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो इस केस में वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, यानी कि अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड मीन्स अमाइनो एसिड, ग्लाइकन मीन्स शुगर। अमाइनो एसिड और शुगर के साथ मिलकर पेप्टिडोग्लाइकन बनता है, मीन्स कि ग्लूकोज या फिर शुगर के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, वो अमाइनो एसिड वाला, जिसको हम बोलते हैं म्यूरिन। जो सेल वॉल जो शुगर है इसके अंदर वो होती है नाग और नाम एन एसिटाइल मुरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। जो सेल वॉल है वो सेफ प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू बैक्टीरिया। इट प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड ब्रस्टिंग, यानी कि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है वो लिक्विड सेप इन्वायरमेंट में रह रहा है, अगर उसके पास सेल वॉल नहीं होगी तो ओस्मोसिस से पानी उसके अंदर बढ़ता रहेगा और जाता रहेगा, और एक ऐसा समय आएगा वो फट जाएगी। उसको फटने से जो बचाता है वो हमारे सेल वॉल है। अब जो सेल वॉल है उसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल का मीन्स क्या है? वो सिलेक्ट करती है कि वो किस पार्टिकल्स को सेल के अंदर जाने देगी और किस पार्टिकल को सेल के अंदर जाने नहीं देगी। इट ऑल्सो इंटरेक्ट विद आउटर वर्ल्ड, ये आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट भी करती है, मीन्स आउटसाइड द सेल। इट इज सिमिलरली स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ द यूकैरियोट, यानी कि यूकैरियोट्स की और जो प्रोकैरियोट्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्ट्रक्चर में सिमिलर होती है। ये हमने बाहर के स्ट्रक्चर की बात कर ली। ग्लाइकोकैलिक्स था, उसके अंदर सेल वॉल थी और उसके अंदर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। अब हम बात करते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि न्यूक्लियोइड की। तो जो न्यूक्लियोइड है वो जीनोमिक डीएनए है, मीन्स जीन्स इसके अंदर सिंगल है, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही नेक्ट पड़ा हुआ है। जो इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स है जो हम पढ़ते हैं हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, वो इसके अंदर एब्सेंट है, और ये हर एक प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियोइड जो होना वो जरूरी है। इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होती है और उसकी जगह पोलिन अमीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे डीएनए की पैकेजिंग में यहाँ पे हेल्प करते हैं। अब न्यूक्लियोइड के बाद हमने कहा राइबोसोम, जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जो एनिमल के अंदर भी यानी कि यूकैरियोट के अंदर भी और प्रोकैरियोट दोनों के अंदर पाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। इट इज़ एसोसिएटेड विद द सेल मेम्ब्रेन। ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इसका जो साइज़ है वो 15 से 20 नैनोमीटर है। ये प्रोटीन बनाती हैं। अगर हम बात करें इसके साइज़ की तो उसको हम मेजर करते हैं स्वेडबर्ग यूनिट में। स्वेडबर्ग यूनिट यानी कि एक कोफिशिएंट है डेंसिटी मापने के लिए 70s। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम है वो 70s साइज का होता है, जो 50s और 30s सब यूनिट से जुड़कर मिलकर बना हुआ होता है। अब जो मेन वर्ड है पॉलीराइबोसोम, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है। जब एक हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे, जब ट्रांसलेशन होता है, जब एक एमआरएनए से राइबोसोम आके जुड़ता है, जब एक ही एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम आकर जुड़ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। और जो एमआरएनए है वो ट्रांसलेट होके राइबोसोम की हेल्प से हमें प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। क्या तक समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज़ की। जो इंक्लूजन बॉडीज़ है ये कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं है, खाली जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर खाना पड़ा हुआ है, सिंपल ये बात मान लो। तो इट स्टोर द रिजर्व मटेरियल, इट लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म एंड ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। इसके एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स जो कि ग्लाइकोजन को स्टोर करेंगे, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स जो प्रोटीन को स्टोर करेंगे, वोल्यूटिन ग्रैन्यूल्स जो फॉस्फेट को स्टोर करेंगे, एंड दी गैस वैक्यूल जो कि एयर फिल्ड होते हैं, यानी कि जो हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उसमें बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बैक्टीरिया ऊपर सतह पे आ जाए और वहाँ पर अपनी
सनलाइट लेके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकें। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होता है और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है। अब बात करते हैं मेसोसोम की। ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाती हैं। जो मैंने कहा था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर इनवेजिनेट हो जाती है, फोल्ड हो जाती हैं, उसको हमने बोला था हमारे मेसोसोम। ये वेसिकल्स की, ट्यूब्यूल्स की और लैमेले की फॉर्म में हो सकती हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती हैं और इससे जो इंजाइमेटिक कंटेंट है वो बढ़ जाता है और यहाँ पर ही हमारी रेस्पिरेशन होती है। तो इसके फंक्शंस क्या है? ये एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, ये डीएनए के रेप्लिकेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल में हेल्प करती हैं, ये सेल वॉल सिक्रेशन में हेल्प करती हैं और जो सेल को सिक्रेट करना चाहती है उसमें भी हेल्पफुल होती हैं। अब हम बात करते हैं क्रोमेटोफोर की। जो क्रोमेटोफोर है वो साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। ये क्या है? ये वही सेल मेम्ब्रेन की इस तरह से जो है हमारी एक्सटेंशन बन जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो जिसके अंदर जो है पिगमेंट पाया जाता है, यानी कि फोटोसिंथेटिक है, यानी कि हमारे ऐसे बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं। क्या परफॉर्म करती है? फोटोसिंथेसिस। उनके अंदर ही क्रोमेटोफोर पाया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक, आवर चैप्टर फ्रॉम सरफेस एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट।